सो हाय हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तो काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। हाउ आर यू ऑल? एक बार बस कमेंट में मुझे बता दो कि मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन आपको विजिबल है या नहीं है। तो लेट मी जस्ट क्लियर इट। आज तो और ये भी बता देना कि साथ ही साथ रिवीजन करके आए हो या नहीं आए हो, क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां मिल गई थी आप लोगों को, है ना। देखो किया है तो आपने अपने लिए। गुड मॉर्निंग अंजू, कैसे हो बच्चा? तो चलिए बाकी के ज्वाइन कर लेंगे। तब तक हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं मैं थोड़ा कि आप फिलअप फॉर्म के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहां आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स दी जाती हैं। ठीक है। वहीं जिसको दिसंबर बैच के लिए कोर्स परचेज करना है वो कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए पेपर 1 की जो आपकी अमाउंट है वो 1999 है, पेपर 2 की भी 1999 है, और दोनों पेपर अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आपको मिल जाएंगे 2999 में, जहां आपको नोट्स, पीडीएफ, लाइव क्लासेस, एमसीक्यूज एंड एवरी नोट्स ऑफ टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ठीक है। साथ ही साथ आप इसके लिए ना एक कूपन कोड यूज कर सकते हो, जहां पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप इस कूपन कोड को यूज करोगे। ये कूपन कोड आपका है माथुर 10, जिसको आप यूज करते ही आप किसी भी कोर्स में आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। ओके, सो टेक केयर योर सेल्फ अंजू जी। पैर को अपने अच्छे रखो, अच्छे रहो, मस्त रहो, बिंदास। तो देखो ये तो हमने कर लिया था उस दिन फूड वैल्यूएशन। ठीक है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका जाएगा एक सेकंड। यहाँ से देखते हैं कि आपका जो हम लोग फूड इवैल्यूएशन करते हैं ना वो किस तरीके से करते हैं, उसका प्रोसेस किस तरीके से चलता है, प्रक्रिया किस तरीके से चलती है। ठीक है। ये हम लोग कवर आउट करेंगे। जो हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास थी, जो आपकी थर्सडे को हुई थी एप्लीकेशन पे, तब वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर फूड होते हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं। एक बार मुझे ये क्लियर कर दो कि मेरी वॉइस क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं कि आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। एक बार बस ये क्लियर कर दो, फिर मैं आगे की पढ़ाऊंगी। और अगर आप लोगों का किसी स्टूडेंट्स के यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हो और वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए ड्यू के फॉर्म अभी निकले हुए हैं। ठीक है। उसको आप फिलअप कर सकते हो। ड्यू के फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 2 अगस्त है, तो उसकी आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी निकला है। ओके अंजू, ओके। तो आप उन फॉर्म्स को भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो। जिसके लिए पीडीएफ है वो ग्रुप में शेयर कर दिया गया, आप वहां से चेक कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको भेज दिया है। ठीक है। और एक और चीज कहूँ मैं कि अपना जो मिशन है ना वो जेआरएफ का रखो, क्योंकि जब बड़ा सोचोगे ना तब जाके कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। कट ऑफ हमेशा जेआरएफ की देखना कि कितनी कट ऑफ गई है आपको, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। पेपर 1 उस दिन मैंने पूरा एवेल्युएशन बताया था कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस चीज को अपने माइंड में रखो और कोशिश करो कि जितनी आपकी जेआरएफ की कट ऑफ है उतना मार्क्स आप अचीव कर पाओ। क्योंकि अगर देखो आप नेट तक सोचोगे ना तो हो सकता है कि फिर नीचे ही रह जाओ, क्योंकि छोटा सोचोगे तो फिर छोटा ही आपको मिलेगा, लेकिन बड़ा सोचोगे तो डेफिनेटली आपको बड़ा ही मिलेगा। ये बात आप याद रखो।
सो जेआरएफ का सोचो कि आपको जेआरएफ क्लियर करना है एट एनी हाउ, जिसके लिए आपको देखो एक तरीके से हार्ड नहीं, मैं बोलूंगी स्मार्ट स्टडी करनी है। वो पीडीएफ उठाना, वो पीडीएफ उठा के देखना कि मैंने वहां पे कौन कौन से टॉपिक लिखाए हैं, कि किस किस टॉपिक से आपसे ज्यादा पूछा जाता है। सो उस चीज को उठा के बस क्लियरली देखो अपना सिलेबस, आपके पास जितनी भी बुक्स हैं, नोट्स हैं, मेरी क्लासेस हैं, इन सब से आप पढ़ो। और एक और चीज अपने माइंड में क्लियर रखना, आप कहीं से भी पढ़ो लेकिन सिर्फ एक स्टडी को फॉलो करना। ये नहीं कि अच्छा चलो मैम से भी हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरे से भी जाके पढ़ ले रहे हैं, फिर हम वहां से भी जाके पढ़ ले रहे हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों से पढ़ोगे ना तो वो आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। एक जगह से पढ़ो, वहां से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अगर क्लियर हो रहे हैं तो। ठीक है, ये नहीं है कि 10-10 जगह से पढ़ोगे एक ही चीज को। अगर देखो यार, मैं एक चीज आपको बताऊं कि आपका जो एग्जाम होता है ना, आपके वहाँ कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर चाहे आप उसको कहीं से भी क्लियर करो। और अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, चाहे वो जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो, या फिर अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, आप उन सबको क्लियर कर सकते हो। ये मैं लिख कर दे रही हूँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है तो फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, यू विल डेफिनेटली क्लियर। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हमें लगता है कि अच्छा ये भी अच्छा पढ़ा रही हैं, इनसे भी पढ़ लेते हैं, वो मैम भी अच्छा पढ़ा रही हैं, उनसे भी पढ़ लेते हैं। उसके चलते क्या होता है कि हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अरे उन्होंने तो कुछ और बताया था, इन्होंने कुछ और बताया था। क्योंकि हर इंसान के अपने अपने थॉट प्रोसेस अलग होता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है ना। और हर किसी का मटेरियल भी अलग होता है। लेकिन जो अलग नहीं होता है, वो क्या अलग नहीं होता है, सिर्फ जो उसमें बात कही जा रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको फूड इवेल्युएशन बता रही हूँ तो फूड इवेल्युएशन इसी तरीके से ही होता है, ये अलग तरीके से नहीं होता है। बट यहाँ पे मैं शायद आपको अलग तरीके से पढ़ाऊँ, दूसरा अगर टीचर कोई पढ़ाएगा वो आपको अलग तरीके से पढ़ा सकता है, राइट। अगर जैसे कि सपोज करो मैंने बोला कि आपके फूड ग्रुप्स हैं, तो फूड ग्रुप्स आपके 5 ही होते हैं। अब उसको आके चाहे मैं या फिर कोई और हो, वो आके उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बट आपको उसका ट्रिक अलग बता सकते हैं, सीक्वेंस अलग बता सकते हैं, ये सारी चीजें आपको डिफरेंट बता देंगे, लेकिन एक्चुअल में जो चीज होती है वो अलग नहीं बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और बाकी का जिसका आपको समझ में है उसका पढ़ो, लेकिन एक ही स्टडी मटेरियल को फॉलो करो। अगर एक बुक है ना आपके पास में तो उस एक बुक से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, तो देखना आपको डेफिनेटली आपको मिलेगी सक्सेस। चलो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि देखो अगर हमें कोई भी फूड एवेल्युएशन करना है तो उसके लिए हमें सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ना फूड एवेल्युएशन करने की जगह प्रोसीजर क्या होता है, ये मैंने पढ़ा दिया था वैसे। कि जैसे सपोज करो आपने कोई डिश बनाई है और आपको वो टेस्ट करानी है, अपने फैमिली मेंबर को करानी है, या फिर जहाँ आपका प्रैक्टिकल चल रहा है वहाँ पे आपको वो टेस्ट करानी है, कि आपको वैल्यूएट करना है कि ये जो डिश है आपने वो अच्छी बनाई है या नहीं बनाई है, जिसके बेसिस पे अगर आप कॉलेज में ये करते हो काम तो वहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं इसके बेसिस पे। बट इन दिस सेम वे अगर ये चीज़ आप घर में ट्राई करते हो तो घर में क्या होता है कि आपके फैमिली मेंबर्स खुश हो जाते हैं, है ना, आपके साथ में एक लविंग बॉन्ड क्रिएट होता है आप लोगों के बीच में। तो ये चीजें होती, तो वहां पे उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बेशक चाहे किसी का मन ना हो खाने का, बट आपकी प्रेजेंटेशन देख के, आपकी मेहनत देख के उनका मन कराए खाने का, है ना, कि अरे इसने डेकोरेट इतने अच्छे तरीके से किया है, इतना क्लीन है इसका सब कुछ। अब नहीं कटेगी, ठीक है। आपका नेटवर्क इशू है या मेरी साइड से नेटवर्क इशू हो रहा है? है ना, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे सपोज करो मेरे पास एक मैंने कोई डिश बनाई है, उसमें एवरीथिंग इज क्लियर, आई हैव स्पून, आई हैव सेपरेट डिश एंड सेपरेट डिशेस फॉर द एवरी फूड, है ना।
तो वहां पे क्या है, वो एकदम क्लियर लगेगा। साथ ही साथ जो हमने पढ़ लिया था कि जिस इंसान की तबीयत खराब है यार उसको तो टेस्ट मत कराओ, अगर आपने बनाए हैं, पकवान बनाए हैं, बट जिस इंसान की तबीयत खराब है उसका तो मन नहीं करेगा ना पकवान खाने का, क्योंकि उसका डाइजेशन है वो उसका साथ नहीं दे रहा है, उसका जो माउथ है वो उसका साथ नहीं दे रहा है, उसकी हेल्थ साथ नहीं दे रही है। तो उस कंडीशन में क्या, उसको तो सिर्फ प्लेन वाटर या फिर प्लेन फूड ही उसको अच्छा लगेगा, है ना। तो जो इंसान अनवेल है उसको भी आपको फूड टेस्ट नहीं कराना है। सेम वे फूड सैंपल्स रखने हैं, कंप्लीट टेस्टिंग और रिकॉर्ड शीट रखनी है, और साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फूड टेस्ट करा रहे हो तो उनके बीच में ब्रेक के लिए आपको बिस्किट या फिर वाटर कंटेंट रखना चाहिए। डन। ये तो पूरा प्रोसीजर होता है आपका। अब किस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है सेंसरी इवैल्यूएशन, जो कि आपका कौन सा होता है, कोई मुझे बताएगा कौन सा होता है, ये सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है? ठीक है, सब्जेक्टिव। तो जहाँ पे क्या है, सेंसरी टेस्ट में हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन और एक रेटिंग और सेंसिटिविटी के आधार पे। डिस्क्रिमिनेशन में क्या कर लेते हैं, ट्रायंगुलर टेस्ट कर लेते हैं, ड्यू ट्रायो टेस्ट कर लेते हैं, पेयर्ड कंपैरिजन कर लेते हैं। रेटिंग में और सेंसिटिविटी में क्या कर लेते हैं कि रेटिंग टेस्ट करते हैं, हाइडोनिक टेस्ट करते हैं, न्यूमेरिकल स्कोरिंग करते हैं। ये पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीजें होती हैं। अंजू जी आप तो इसको काफी अच्छे से रिलेट कर पाओगी, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस वाले बैच में भी पढ़ाया था। आपका तो देखो, उन वाले जिन स्टूडेंट्स ने जून में एग्जाम दिया है ना, जून वाला एग्जाम दिया है, उनके लिए ये रिवीजन हो रहा है। आप अपना रिवीजन मान के चलो इसको, आपके यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको पता रहेगा कि अच्छा ये चीज आपकी क्लियर हुई थी या नहीं हुई थी, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको डिफरेंट टेस्ट होते हैं इसमें, जहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, जहाँ पे ट्रेन जो जज होते हैं वो इवेलुएट करते हैं, राइट। जो जजेस भी होते हैं ना वो एक्सपीरियंस होते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी जज करने के लिए बुला लिया, नहीं, वो एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से इवेलुएट किया जाता है, वो सब लोग यहाँ होते हैं। ठीक है, जो जजेस होते हैं वो आपसे कई अलग तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आपके सैंपल के रिगार्डिंग। किस तरीके से, ट्राइंगल टेस्ट होता है जहाँ पे आपके 3 सैंपल होते हैं, एक डिफरेंट होता है और 2 आइडेंटिफिकल होते हैं। जैसे कि सपोज करो मैं कोई जज हूँ, ठीक है, मुझे टेस्ट करना है, मेरे पास ये 2 आइडेंटिकल हैं, यानी कि इन दोनों में सॉल्ट वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें शुगर वाटर है। तो अब मुझे जब मैं टेस्ट करूंगी तो मुझे यहाँ बताना है ट्रायंगल टेस्ट क्या है। तो मैं इन तीनों को टेस्ट करके, अगर मैंने ये टेस्ट किया तो मुझे डिफरेंशिएट पता पड़ चल जाएगा, ये एक टेस्ट किया फिर ये टेस्ट किया, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट पता चल जाएगा और ऑटोमेटिकली ये वाला सेम टेस्ट होगा, राइट। डुओ ट्राई टेस्ट में क्या था, अभी इसको मैं इमेज के थ्रू और समझा दूंगी। इसमें क्या होता है कि इसमें भी 3 सैंपल होते हैं, एक डिफरेंट होता है, 2 आइडेंटिशियल होते हैं। इसको चलो मैं थोड़ा इस तरीके से समझाती हूँ। देखो ये है आपके ट्रायंगुलर टेस्ट, डुओ ट्रायो टेस्ट और आपका रैंकिंग टेस्ट। ट्रायंगुलर टेस्ट में क्या होता है कि जैसे कि सपोज करो 2 मेरे पास में सेम सैंपल होते हैं, बस एक डिफरेंट होता है, तो जहाँ पे हमें डिफरेंशिएट को अलग कर देते हैं और दोनों को एक साथ रख लेते हैं, ये आपका ट्रायंगल टेस्ट में होता है। बट डुओ ट्रायो में क्या होता है कि किसी एक को तो हम एज अ सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि सपोज करो मेरे पास में सॉल्ट वाटर है एंड शुगर वाटर है, तो अब मैं क्या करूंगी, शुगर टेस्ट को मैंने एज अ सैंपल ले लिया, मैंने सिर्फ किया शुगर वाटर है उसमें, तो मैं अब इन दोनों में से देखूंगी कि इसमें से शुगर वाला कौन सा है। इन हालांकि मैं टेस्ट इन दोनों को करूंगी, लेकिन इन दोनों में से जो शुगर वाला होगा उसको मैं अपने साथ रख लूंगी, वो आपका डुओ ट्रायो होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको दोनों को टेस्ट करने का टाइम मिल रहा है। सेम रैंकिंग टेस्ट में क्या होता है, रैंकिंग टेस्ट में ना हम लोग रैंकिंग करते हैं, सिंपली किस तरीके से रैंकिंग करते हैं कि बेटर कौन सा है, बेस्ट कौन सा है, गुड कौन सा है,
एंड फेयर कौन सा है। ये हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि सबसे अच्छा कौन सा है, फिर उससे थोड़ा कम अच्छा, फिर थोड़ा कम अच्छा, फिर बेकार। ये चीजें हम लोग टेस्ट करते हैं आपके रैंकिंग टेस्ट में। एक तरीके से रैंक दे देते हैं ना, जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस होती है, आप एग्जाम देने जाते हो, तो उसी बेसिस पे क्या होता है कि हम रैंक दे देते हैं कि ये बच्चा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना। किस बेस पे हम रैंक कर देते हैं, उसके मार्क्स के बेसिस पे रैंक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मार्क्स नहीं है, यहाँ हम क्वालिटी के बेसिस पे रैंकिंग करते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ थोड़ा ये प्रोसीजर पता होना चाहिए। मेरा पढ़ाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपके ये सिलेबस में दिया है, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली चीज होती क्या है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं रहते हैं, बट स्टिल चांसेस रहते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो बस आपको पता होना चाहिए कि ये टेस्ट हो तो बेसिकली होते क्या है। ठीक है, रेटिंग टेस्ट मैंने अभी बता दिया। यहाँ पे आपके क्वांटिटेटिव होता है, जहाँ पे कंज्यूमर टेस्ट करता है, 2 सैंपल होते हैं और इसमें से बेस्ट कौन है, बेटर कौन है, ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और हेडोनिक रेटिंग टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी टेस्ट की जाती है। यानी कि सपोज करो आई हैव 4 ग्रुप्स, 1 2 3 4, मेरे पास ये 4 ग्रुप हैं। इन 4 ग्रुप में से अब ये मेरे पास में पब्लिक है, ये पब्लिक है मेरे पास। तो इस पब्लिक में से सबसे ज्यादा किस ग्रुप को प्यार मिला है, किस ग्रुप को सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हैं, वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये ए बी सी डी, ये 4 ग्रुप हैं। इन 4 ग्रुप में से बी वाला है, इसको 9.5 पॉइंट मिले हैं। तो या और इस बाकी के इसको 8 मिले हैं, इसको 8.5 मिले हैं, इसको 7 मिले हैं, या फिर 9 मिले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो पसंद किया गया वो बी ग्रुप पसंद किया गया है, जिसको आपको हाइड्रोनिक रेटिंग टेस्ट कहा जाता है। मीन्स यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे जाके जो पीपल होते हैं उनके रिगार्डिंग टेस्ट कराया जाता है, और जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है उसको अलग रख लिया जाता है, और जो सबसे कम पसंद किया जाता है उसको साइड रख लिया जाता है। इस तरीके से कैटेगरी है वो डिवाइड हो जाती है। अंडरस्टूड? डिफिकल्ट तो नहीं लगा समझने में? जस्ट कमेंट डाउन, डिफिकल्ट तो नहीं लगा है। मुझे ना यार ऐसा लगता है कि मैं आपको इतना टाइम हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते, बट शायद से आप अभी भी मेरे साथ रिलेट नहीं कर पाए। ओके, कौन सा ये पूरा टेस्ट बताऊं मैं एक बार फिर से, रेटिंग टेस्ट और हाइड्रोनिक टेस्ट। देखो, हमारे पास में जो ये हम लोग कौन से टेस्ट पढ़ रहे हैं, ये टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सेंसरी टेस्ट। ठीक है, सेंसरी टेस्ट हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक होता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन में आपका आ जाता है ट्राइंगल, डिओ और पेयर कंपैरिजन। ठीक है, रेटिंग टेस्ट में आ जाता है एक आपका रेटिंग टेस्ट और हाइड्रोनिक टेस्ट, और एक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है जहां पे आपका न्यूमेरिकल स्कोरिंग आ जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट में ये होता है कि जहाँ पे एक तरीके से आप पूरा पैनल होते हैं आपके पास में, और उसके थ्रू वो डिस्क्राइब करते हैं आपने जो भी फूड बनाया है उसको टेस्ट करके डिस्क्राइब फॉर्म में बताते हैं कि आपका फूड किस तरीके का बना है। उनको अगर ये फूड आपका सैंपल, जैसे कि आपका सपोज करो कि आपके पास 3-4 लोग हैं, उनमें से किसी एक का जो फूड है वो पसंद आया, तो उन्हीं का ही क्यों पसंद आया है, वो आपका डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट कहलाता है। जहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि ट्राइंगुलर टेस्ट क्या होता है। ट्राइंगुलर टेस्ट में क्या होता है कि मेरे पास में 3 ग्लास है, ए बी और ए, 3 ग्लास है। तो इन 3 ग्लास में से क्या होगा कि जो मेरे पास में 2 ग्लास होंगे ना, ये 2 ग्लास तो मेरे पास सेम सैंपल के होंगे, यानी कि इसमें और इसमें जो चीज इसमें होगी वही चीज इसमें होगी। तो मुझे यहाँ पे क्या है, इन 3 ग्लास में से मुझे जो सबसे अलग होगा मुझे उसे अलग करना होगा। इस तरीके से समझो, जैसे कि सपोज करो कि मैंने शुगर सिरप बनाया है, या फिर मैंने एक तरीके से आप कह लो कि मैंने जो मार्केट में फ्रूट जूसेस नहीं आते हैं,
एक मैंने बनाया आंवला जूस, और इसी से ही मिलता जुलता मैंने बनाया है एक स्टार फ्रूट जूस। एक जो आता है ना स्टार फ्रूट, वो भी हल्का सा थोड़ा खाने में खट्टा होता है। तो अब दोनों तो खट्टे हैं, अब मेरे पास में आंवला जूस है, मैंने इसको ए सैंपल, बी सैंपल और अगेन ए सैंपल, ये इस तरीके से ये ट्राइंगल बन रहा है ना। तो जो चीज मेरी इसमें भी मेरा आंवला जूस है और इसमें भी मेरा आंवला जूस है और इसमें मेरा स्टार फ्रूट है। तो अब जब मैंने ये फर्स्ट वाला ग्लास उठाया तो मैंने टेस्ट किया कि इसमें आंवला जूस है, ठीक है। मैंने ये सेकंड ग्लास उठाया, ठीक है, जहाँ पे मेरा अभी तक देखो यहाँ पे मैं बताऊं, ये जो मैंने था आंवला जूस उठा लिया, सेकंड क्या था जो कि मेरा मैंने सिप किया, तो मुझे ये फर्स्ट वाले से टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लगा, मुझे ये दोनों टेस्ट एक जैसे नहीं लगे तो मैंने इसको अलग रख दिया। फिर मैं तीसरे वाले पे आई, तीसरा वाला मुझे फर्स्ट वाले की ही तरह लगा था, जो टेस्ट मुझे फर्स्ट का लगा था वही मुझे थर्ड का लगा, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को एक ही नंबर दे दिया। और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला था उसको मैंने अलग कर दिया, जो कि आपका हो जाता है ट्राइंगल टेस्ट। डुओ ट्रायो में क्या हो जाता है कि अगेन हमारे पास में 3 सैंपल होते हैं, ए बी सी। अब इस तरीके से मान के चलो, तो मैंने जब ये वाला टेस्ट किया ना, तो अब मुझे क्या करना है, अब देखो आप लोग यहाँ कंफ्यूज किस तरीके से हो रहे होगे, कंफ्यूज यहाँ आप इस तरीके से हो रहे हो, यहाँ पे मैंने कोई भी रेफरेंस नहीं लिया था, मैंने यहाँ तीनों को टेस्ट, पहले मैं ये बता देती हूँ डुओ वाला और बता देती हूँ। तो मैंने जैसे कि इस कोई इन तीनों में से ना मैं किसी भी एक ग्लास को रेफरेंस मान सकती हूँ, चाहे मैं ए को मानूं या बी को या फिर सी को, मैं किसी को भी रेफरेंस लेके रूप में ले सकती हूँ। जैसे सपोज करो मैंने बी को रेफरेंस ले लिया, तो अब ना मुझे बी के ही जैसे आइडेंटिफाई करने हैं, या तो ए बी के जैसा होगा या फिर सी बी के जैसा होगा, तो इनमें से जो होगा वो मेरा पार्टनर बन जाएगा। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस समझो कि मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, फिर डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे मेरे पास में मैंने एक एक करके तीनों को टेस्ट किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे किसी को भी एज अ रेफरेंस नहीं लिया था, मैंने तीनों को टेस्ट किया, तीनों को टेस्ट करने के बाद में जो दो टेस्ट आपस में मैच हो रहे थे उनको मैंने मिला दिया था। लेकिन डुओ ट्रायो में क्या किया, मैंने पहले ही एक सैंपल ले लिया, कि मैंने टेस्ट नहीं किया इसमें, मैंने पहले ही सैंपल ले लिया कि मैंने जैसे कि ये वाला ग्लास लिया है तो मुझे इसी के जैसा टेस्ट देखना है, इन दोनों में से जिसका भी होगा उसको मैं साथ ले लूंगी। लेकिन ऊपर वाले में हमने क्या किया था, तीनों को इंडिविजुअली टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में तीनों को तब जाके हमने जो सेम थे उनको एक साथ रखा। बट यहाँ पे पहले ही हमने चूज कर लिया कि नहीं मैं तो ये चूज कर रही हूँ, मैंने बेशक टेस्ट नहीं किया उसको, एक जो होता ना ऐड आता पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो यहाँ पे मैंने पहले इस्तेमाल किया तब जाके मैंने विश्वास किया, बट यहाँ पे मैंने यूज नहीं किया, पहले ही मैंने भरोसा कर लिया, वो वाली चीज होती है। और रेटिंग टेस्ट में तुम्हारा ये होता है जहाँ पे हमें उसकी क्वालिटी बतानी होती है कि कौन सा फूड सबसे ज्यादा अच्छा था। बताओ अभी भी कोई दिक्कत, तो मैं दूसरे तरीके से और समझाऊं। ट्राइंगल टेस्ट, डुओ ट्रायो और रेटिंग टेस्ट। पक्का क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई अभी भी कोई कंफ्यूजन हो। ओके ठीक है, तो ये समझ आ गया डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट में, जहाँ पे एक थे ट्राइंगल डुओ और रैंकिंग। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि आपका रेटिंग स्केल क्या होता है। रेटिंग टेस्ट जो होता है ना उसमें हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक तो रैंकिंग और एक करते हैं हाइडोनिक। रैंकिंग में क्या होता है कि सिंपली हमने उसके कलर के बेस पे, उसके टेस्ट के बेस पे उसको सिर्फ रैंक कर दिया, है ना, इंक्रीज से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने रैंक कर दिया उसको, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये हमने रैंक कर दिया, ये आपका सिंपली रैंकिंग टेस्ट होता है जहाँ पे हम किसी को रैंक दे रहे हैं।
फिर चाहे वो उसके फ्लेवर के बेस पे दें, कलर के बेस पे, टेक्सचर के बेस पे। बट हाइड्रोनिक में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग रेटिंग तो देते हैं, लेकिन हम नंबर के फॉर्म में नहीं देते हैं। यहाँ पे रेटिंग हम किसके बेसिस पे देते हैं, इमोजीज के बेस पे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रेटिंग किस तरीके से देते हैं, एक तो सबसे बुरा और एक सबसे अच्छा, सिर्फ ये दो रेटिंग देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे अच्छा कौन सा था, फिर उससे थोड़ा कम अच्छा कौन सा था, फिर थोड़ा कम अच्छा, फिर थोड़ा कम अच्छा, फिर तक कम अच्छा, वो हम लोग रैंकिंग में देते हैं। लेकिन हाइड्रोनिक में सिर्फ हम लोग दो चीज देखते हैं, बेस्ट, बेस्ट कौन सा था और हमारा वर्स्ट कौन सा था। ये चीज हमारी टेस्ट की जाती है सिर्फ हाइड्रोनिक में। देखो, अगर हमने ये नंबर दे दिए तो ये हमारा क्या है, रैंकिंग हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमने सिर्फ इमोजी बता दिए, इमोजी के बेसिस पे, तो वो हमारा हाइड्रोनिक हो गया। जहां पे हमने क्या बताया कि बहुत बेकार था, बहुत अच्छा था। अंडरस्टूड, डिफरेंस समझ आया रैंकिंग में और हाइड्रोनिक में। रैंकिंग में हम एक एक नंबर दे रहे थे, है ना, बता रहे थे कि कब कहाँ पे किसके बाद में कौन सा बेकार आ रहा है। लेकिन हाइड्रोनिक में हमने सिर्फ इमोजीज के थ्रू ही आपको बता दिया। ये हम लोग तब फॉलो करते हैं जब हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी मेन्यू बनाते हैं ना, तो जो डिश हमने बनाई है, जैसे कि फूड इंडस्ट्री में जाते हो आप लोग, तो वहां पे आपके कस्टमर के लिए आपके पास में जो भी प्रोडक्ट आता है ना, मार्केट में बन के जो भी प्रोडक्ट आता है, चाहे वो बिस्किट ले लो, नमकीन ले लो या नूडल्स ले लो, कुछ भी आता है, तो वो आपके पास में तब जाके आता है जब ये जाके जो फैक्ट्री है वहां पे जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा टेस्ट कर लिया जाता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है ना, ये कंज्यूमर इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, टेस्ट लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, उस जगह पे ये टेस्ट किया जाता है। तभी तो जाके आपके पास में मार्केट में कोई चीज उतारी जाती है। अब सपोज करो कि आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, और आपको उनको बहुत अच्छा खाना खिलाना है बना के, तो आप वहां पे क्या करोगे कि आप जो भी खाना बना रहे हो तो उसको या तो आप टेस्ट कर लेते हो पहले, या फिर आप अपनी मम्मी से टेस्ट करा देते हो, या घर में कोई दादी नानी हो तो आप उनको टेस्ट करा देते हो कि जरा देखना कि इसका जो अच्छे से पक गया है या नहीं पक गया है, कहीं कच्चा तो नहीं रह गया है। तो उस कंडीशन में, यानी कि जब हमें जो एग्जैक्टली हम जिसको सर्व करने जा रहे हैं वो इस फूड को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, उस चीज के लिए हम इसे टेस्ट करते हैं। एक तो फूड इंडस्ट्री में ये चेक होता है, ठीक है, फूड इंडस्ट्री में चेक होता है क्योंकि वहां पे आपको ये मार्केट पे लाना है ना। सेम आप अपने होम पे ही ट्राई करते हो, होम या फिर कॉलेज में आपका कोई एक तरीके से कह लो प्रैक्टिकल चल रहा है, तब ये मेन इसका मुद्दा समझ रहे हो, मेन मुद्दा ये है ताकि इसको लोग एक्सेप्ट कर सके। जैसे सपोज कर लो आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है आगे चल के, हाँ, कौन सा मेथड कहाँ देखो, हर स्टेज पे ना ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आपके जो टेस्ट होते हैं एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव तरीके से होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट मैंने बताया है कि आपका दो तरीके से होता है, एक डिस्क्रिमिनेशन और एक होता है आपका रेटिंग टेस्ट और सेंसिटिविटी टेस्ट। तो डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट तो हमारा तब जाके हो जाता है जब सपोज करो कि हमारे पास में एक ही चीज हम लोग बना रहे हैं लेकिन वो डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं, तब जाके हम लोग ये चीज हम लोग ये वाला टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो टेस्ट होता है ना, रेटिंग टेस्ट और सेंसिटिविटी टेस्ट, इसको हम लोग तब जाके यूज करते हैं जब ये जाके हमारे कंज्यूमर को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपने मार्केट में कोई फूड परचेज किया, एक तो आपने वो घर पे अपना फूड बनाया, आपने टेस्ट कर लिया, जैसे सपोज करो आपको पापड़ बेचने हैं, तो आपको पापड़ बेचने हैं, वहां पे आपने खुद ने पहले ये टेस्ट कर लिया कि आपको नमक इतना डालना है, आटा इतना लेना है, बेलना इस तरीके से है, ये चीजें आपने खुद टेस्ट कर ली कि ये
ठीक से ये कड़क बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये वाला टेस्ट आपने किया। ठीक है, जैसे ही आपने इसको मार्केट में दिया, कंज्यूमर को दिया, अब कंज्यूमर में क्या है, आप एक तरीके से फीडबैक देते हो कि नहीं, फीडबैक लेते हो ना। या तो आप अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन पे ही अपना स्टार दे देते हो कि आप कितना रेटिंग देना चाहोगे, क्या आप रिकमेंड करना चाहोगे या नहीं। तो एक तो उसके बेसिस पे आपको ये मिल जाता है ना। लेकिन दूसरा क्या होता है, या तो आप फॉर्म फिलिंग करा के कराते हो, तो ये उन जगहों पे ये आपका टेस्ट होता है। ये वाला पता चल गया कि अगर आप जो इनिशियल स्टेज है उस जगह पे आप ये वाला टेस्ट करते हो। ठीक है, देखो ये बेसिकली ये दोनों टेस्ट है ना, जैसे जैसे स्टेप होते जाते हैं ना उस तरीके से ये टेस्ट भी बढ़ते जाते हैं, आपको अलग अपने आप ही पता चल जाता है। ठीक है, ये आप इनका ये नहीं है कि आपको पहले ये यूज करना है लास्ट में यूज करना है, आप इनको कभी भी यूज कर सकते हो। बट रैंकिंग टेस्ट, हाइड्रोनिक टेस्ट, न्यूमेरिकल टेस्ट ये होते हैं, ये आपके आफ्टर ही होते हैं। जब आप किसी फूड को कंज्यूम कर लेते हो उसी के बाद में ही ये आपके टेस्ट होते हैं, पहले नहीं होते हैं। क्योंकि पहले तो हमारे पास में प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं है ना, जब हमारे पास प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा तभी जाके आपका ये टेस्ट होता है। लेकिन ये वाले जो टेस्ट हैं ये आप इनको पहले ही कर सकते हो इनिशियल स्टेज में। जैसे कि मुझे गुलाब जामुन बनाने हैं तो मैं पहले चाशनी को टेस्ट करती हूँ कि नहीं करती हूँ, कि चाशनी ठीक बनी है या नहीं बनी है। मैं उसका एक हल्के से मैंने अलग एक स्पून में ले लिया, मैं उसको टेस्ट करूंगी अच्छे से मीठी है या नहीं है, इसमें इलायची अच्छे से घुल गई है या नहीं घुली है ना। यानी कि सपोज करो मैं गुलाब जामुन और जलेबी दोनों एक साथ बना रही हूँ, लेकिन मुझे गुलाब जामुन की चाशनी है वो अलग बनानी है, और जो मुझे जलेबी की जो चाशनी है वो मुझे अलग बनानी है। तो मैं दोनों को टेस्ट करूंगी कि नहीं करूंगी, है ना। गुलाब जामुन की चाशनी को मैं अलग टेस्ट करूंगी, और जो मेरी जलेबी की जो चाशनी होगी उसको मैं अलग टेस्ट करूंगी। तो वहां पे या तो मैं डुओ ट्रायो कर सकती हूँ दोनों को टेस्ट करने के बाद में। हम्म वो यानी कि जैसे सपोज करो मेरे पास गुलाब जामुन बना हुआ है, मार्केट का गुलाब जामुन है मेरे पास में, उसमें चाशनी है। अब मुझे जो मार्केट की जो गुलाब जामुन है उसकी चाशनी मुझे टेस्ट करनी है। अब मैंने एक गुलाब जामुन की चाशनी बनाई और एक मैंने जलेबी की चाशनी बनाई, तो अब मैं मार्केट वाली चाशनी से रिलेट करूंगी कि ये वाली मैच कर रही है या ये वाली मैच कर रही है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डुओ ट्रायो टेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ कुछ, पहले ही बताओ, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, समझ आया या नहीं। पक्का ना। चलो वेरी गुड। और इसी तरीके से अपने डाउट लेके आया करो। बहुत अच्छा लगा अंजू जी कि आज आपने अपने डाउट पूछे, क्योंकि जितने आपके डाउट रहेंगे ना उतना ही आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। थैंक यू फॉर आस्किंग दी डाउट। ओके, अच्छा हेमा जी भी आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आपका न्यूमेरिकल स्कोरिंग है और एक का कंपोज स्कोरिंग। न्यूमेरिकल स्कोरिंग में क्या हो जाती है, स्कोर सिस्टम इज यूज टू evaluate the food, example score of 90 may be awarded to excellent quality and where is a score 20 may be assigned to a poor quality। यानी कि जिस तरीके से अभी हमने ये रेटिंग टेस्ट वाला आपने पढ़ा था ना, ये जो हमारा प्रीवियस वाला था, ये जो रेटिंग स्केल हमने पढ़ा, सेम आपका ये यही हो जाता है। न्यूमेरिकल स्कोर इसको कह लेते हैं। अगर ये नंबर के फॉर्म में लिखा होता है तो न्यूमेरिकल हो जाता है, अगर इमोजीज या अदर फॉर्म में लिखा होता है तो वो आपका रैंकिंग हो जाता है। ठीक है, ओके। चलो ये बस यार आप लोगों का प्यार है कि आपको समझ आ जाता है। ठीक है, और कंपोजिट स्कोरिंग क्या होती है, इसमें कंफ्यूजिंग मत होना कि रेटिंग स्केल क्या है, न्यूमेरिकल स्कोरिंग क्या है, कुछ नहीं। न्यूमेरिकल सिंपल यार कि हमने एक उसको एक नंबर असाइन कर दिया, वो हमारा न्यूमेरिकल है। ठीक है, रैंकिंग हमने सिर्फ उसको रैंक दे दी, फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया, बस ये डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी कट ऑफ जाती है ना,
जीआरएफ की आपकी कट ऑफ जाती है। तो एक तो कट ऑफ आपकी गई 150 पे, ठीक है, और एक आपके मार्क्स आए जिसकी 150 कट ऑफ गई है वो नेट क्वालिफाई है, और जिसकी 200 गई है वो जीआरएफ क्वालिफाई है। तो यहाँ पे इसको क्या है, हमने अच्छा कैटेगरी में डाल दिया और इसको बहुत अच्छे कैटेगरी में डाल दिया। तो ये क्या है कि ये जो अच्छा और बहुत अच्छा था इसको हमने रैंक कर दिया, लेकिन ये जो 150 और 200 थे ये हमारा न्यूमेरिकल स्कोरिंग हो गया। बस सिंपल सा ये डिफरेंस होता है, अदरवाइज दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंपोजिट स्कोरिंग में क्या होता है, जैसे कि अगर मेरे पास में कोई भी सैंपल है, ठीक है, ये सपोज करो मेरे पास में ये सैंपल है, तो मैं अब इसमें क्या करूंगी कि मैं पहले इन तीनों का टेस्ट देखूंगी, है ना। इन तीनों को पहले टेस्ट के बेस पे मार्क्स दूंगी। यानी कि मैंने जो लिस्ट बनाई है, मेरे पास में एक पेपर है, उस पेपर में पहले तो मैंने नाम लिखा, फिर मैंने सैंपल ए, सैंपल 2, सैंपल 3। अब यहाँ पे सैंपल 1 की टेस्ट कैसा है, ये मैं तीनों का टेस्ट करूंगी। ऑर्डर कैसी है, यानी कि खुशबू कैसी है, एरोमा आपके, तो ये तीनों का टेस्ट करूंगी उस तरीके से। यानी कि हर एक चीज इंडिविजुअली मैं टेस्ट करने के बाद में तब जाके उसको मैं रेटिंग करूंगी, और जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा रहेगी उसको मैं बेस्ट मान लूंगी, ठीक है। जैसे कि इसको एक इमेज के थ्रू समझते हैं। ये देखो मेरे पास में पहले मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा, सपोज करो आई हैव प्रोडक्ट बिस्किट, ठीक है, मैं बिस्किट टेस्ट कर रही हूँ, या फिर आप कुकीज लिख लो, ये मैं टेस्ट कर रही हूँ। मैंने डेट डाली, आज की डेट क्या है भाई, 31 जुलाई, 31 जुलाई है ना, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट करनी है, सैंपल 1, 2 और 3 की। अपीयरेंस कैसा है, और मुझे स्केल क्या है, 5, 1 से लेके 5 तक की मुझे रेटिंग करनी है। अपीयरेंस कैसा है, सैंपल 1 था, वो दिखने में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने उसको 5 रेटिंग कर दी। सैंपल 2 था, वो भी ठीक था, लेकिन सैंपल 1 से थोड़ा कम था, तो मैंने 4.5 कर दिया। और सैंपल 3 थी, इसकी रेटिंग मैंने 4 कर दी, ठीक है। अब कलर था, इसका कलर दिखने में अच्छा था, बट कलर ऑब्वियसली बात है, दिखने में अच्छा है तो कलर भी अच्छा रहेगा, तो अगेन मैंने इसको 5 दिया। यहाँ पे मैंने इसको, कलर इसका अच्छा था, ठीक है, दिखने में इतना अच्छा नहीं था लेकिन कलर इसका अच्छा था। और यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे ये दिखने में भी अच्छा नहीं था और कलर भी इसका इतना अच्छा नहीं आया था, तो मैंने इसको 3 रेटिंग कर दिया। टेस्ट, मैंने इसको लिया तो ये दिखने में अच्छा था, कलर अच्छा था, लेकिन टेस्ट इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इन द सेम वे ये इतना ना ही दिखने में अच्छा था ना कलर अच्छा था, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और यहाँ पे क्या किया कि ये वाला था जो दिखने में भी अच्छा था, कलर भी अच्छा था और टेस्ट था, टेस्ट भी इसका ओके ओके था। यानी कि चाहे बेशक इसका कलर और दिखने में बेकार हो, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा था। तो अब यहाँ पे अब मैं इवेल्युएट करूंगी। यहाँ अगर मैं इवेल्युएट करूं तो इसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं भाई, 13, है ना। और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 14.5। और यहाँ आपको कितने मिल रहे हैं, 11.5। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी रही है, सेकंड सैंपल की। तो मैं सेकंड सैंपल को मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, क्योंकि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा रही है। चाहे अगर आप इस तरीके से टेस्ट करो तो अपीयरेंस के मामले में आपका सैंपल 1 अच्छा है, कलर के मामले में आपके सैंपल 1 और 2 अच्छे हैं, टेस्ट के मामले में आपका सैंपल 2 अच्छा है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए, इन सब में देखा जाए, इन तीनों ही चीजों में, तो जो आपका सैंपल 2 है वो हर चीज में अच्छा है। समझे इसको अब, ये वाला टेस्ट समझ आया, जो कि था आपका कंपोजिट स्कोरिंग। अब इसको हम लोग कब करते हैं, ये हम तब करते हैं जब हमारे पास में नंबर ऑफ सैंपल्स ज्यादा होते हैं और उन सैंपल्स में से हमें किसी एक को ही चूज करना होता है, तब जाके हम लोग ये वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है।
ओके, अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे हम लोग फूड की जो क्वालिटी होती है वो इस बेस पे डिपेंड डिपेंड करती है कि जो ह्यूमन के सेंसेस हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव मेथड इवैल्यूएशन कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या है, जो ह्यूमन सेंसेस थे उसके बेसिस पे तो हमने सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन किया था मैम, यही क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है उसको हम लोग सेंसेस प्लस इक्विपमेंट के थ्रू हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना हमारा, ये सेंस प्लस इंस्ट्रूमेंट, इसके बेसिस पे होता है ना। जहाँ पे क्या है, हम लोग इंस्ट्रूमेंट एनालाइज करते हैं, जहाँ लैब में टेस्ट किया जाता है, केमिकल कंपोजिशन उसमें कितना है, न्यूट्रिशन कंपोजिशन कितना है, बैक्टीरिया कंपोजिशन कितना है, ये सब चीजें चेक करते हैं। अभी तक आप लोग देख रहे थे ना, सब्जेक्टिव वाले में हम लोग क्या टेस्ट कर रहे थे, सिर्फ उसके टेस्ट चेक कर रहे थे, उसकी खुशबू कैसी है, दिखने में कैसा है, अभी तक सिर्फ हमने वही चीज टेस्ट की थी। लेकिन ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम इसको लैब में टेस्ट करते हैं, इसमें केमिकल कंपोजिशन चेक करते हैं, कहीं किसी प्रकार की इसमें कोई मिलावट तो नहीं की जा रही है, इसमें न्यूट्रिशन कितना कितना है, अगर फूड है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट कितनी है, फैट कंपाउंड कितना है, ये सारी चीज हम किसके ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के थ्रू करते हैं, जिसके लिए हम डिफरेंट मेथड को यूज करते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट को यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं अभी पढ़ेंगे, लेकिन इसके एडवांटेज देख लेते हैं। ये इसका एक एडवांटेज ये होता है कि ये हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज करो कोई चीज एक बार को हम लोग सेंसरी इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो बाइसनेस आ जाएगी। बाइसनेस क्या है कि हम लोग भेदभाव कर जाएंगे। सपोज करो जो सामने पर्सन खड़ा है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और जो उसके बगल में जो पर्सन है उसको मैं नहीं जानती हूँ, वो कोई अनजान इंसान है, तो ऑब्वियसली बात है ना, मैं अनजान से ज्यादा प्रेफरेंस अपनी बेस्ट फ्रेंड को दूंगी, है ना। तो जो सेंसरी इवैल्यूएशन है उसमें आप एक बार को झूठ बोल सकते, है ना। लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है वो रिलायबल होता है, क्योंकि वो एक मशीन होती है, वहां पे उसको नहीं पता है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है और अनजान कौन है, ये आपको नहीं पता होता है, लेकिन मशीन का काम क्या होता है, उसको सही चीज आपको प्रोवाइड करना। ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट आते हैं ना, इसीलिए वो एक्यूरेट आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन सेंसेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर लेस सब्जेक्टेड टू एरर व्हेन कंपेयर टू सेंसरी मेथड। देखो यहाँ पे वही बात कही गई है कि इनमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दिस मेथड प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड सो दैट कंपैरिजन कैन बी मेड ओवर अ पीरियड। इससे क्या है, हाँ मैं अभी मशीन का नाम बताऊंगी, अभी बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या है कि इससे ना हमें परमानेंट रिकॉर्ड मिल जाते हैं। जैसे कि कोई चीज अगर सोचो टेक्निकली है, तो वो आप इसको अगर बाद में भी कभी यूज करना चाहोगे, आज मैंने यूज किया और मैं चाहती हूँ, जैसे सपोज करो ये आपकी जो यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई है उसको आपने आज पढ़ लिया, सपोज करो आप कभी कॉलेज में पढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो आपको कोई टॉपिक समझना है, तो वो वीडियो तो एग्जैक्टली यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है ना, तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो, तो वो क्या है, एक तरीके से रिकॉर्ड हो गया, जिसको आप ओवर अ टाइम पीरियड भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सेंसरी है, क्या पता आपको वो याद ही ना रहे, आपकी याददाश्त चली जाए, आपको वो टेस्ट ही याद ना रहे, तो सेंसरी में ये थोड़ा खतरा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे इमोशनल बर्डन नहीं आता है, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी। अब ये पढ़ लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है उसको किस तरीके से टेस्ट किया जाए। पहला आपका केमिकल मेथड यूज होता है, जहाँ पे हम लोग क्या टेस्ट करते हैं कि आपका जो फूड है वो स्पॉइल तो नहीं होगा, यानी कि उसमें स्टार्च कितना मिल्क कितना है, मेटल इन येलो कलर जो आपकी हल्दी में रहता है ना। कहीं अगर ये जो आपने फूड बनाया है उसको अगर आप पकाओगे तो उस दौरान सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म तो नहीं हो जाएंगे, ये आपका केमिकल टेस्ट होता है। ठीक है, ये किसके बेसिस पे होता है, ये देखो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन होती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन में क्या होता है, ये आपका इक्विपमेंट का नाम है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो फूड की प्रॉपर्टीज होती है ना वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं।
यानी कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, गोल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, थिक है या फिर थिन है, बहुत ज्यादा पतला है या मोटा है, इस बात पे डिपेंड करती है। तो अब इसको किस तरीके से, जैसे कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फर्मेंटेड प्रोडक्ट लाइक इडली बैटर। अब आपके पास में इडली बैटर है ना, ये आपके पास इडली बैटर है। आपने जब इसको रखा इडली बैटर को, तब तो इसमें कुछ नहीं था, लेकिन हाँ जैसे ही आपने इसको ओवरनाइट इसको शो करके रख दिया है ना, फर्मेंटेड होने के लिए रख दिया, तो आप देखते हो ना इसमें बबल बबल बन जाते हैं। बैटर में देखा है ना कि बबल बन जाते हैं, वो किस वजह से, वो फर्मेंटेशन की वजह से बन जाते हैं, क्योंकि उसमें खमीरीकरण हो जाता है। और खमीरीकरण किसकी वजह से होता है, जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं, है ना, जो बैक्टीरिया जो आपके फूड में होते हैं वो आ जाते हैं, उसकी वजह से आपका जो फूड है वो फूल जाता है, जिसकी वजह से आप अगर कोई उस बैटर से कुछ भी चीज आप बनाओगे तो वो फ्लफी बन के आएगी, है ना। तो इसको किसकी सहायता से इवेल्युएट किया जाता है, इसको इवेल्युएट किया जाता है माइक्रोस्कोपिक की वजह से, ठीक है। जहां पे ये देखो, ये जो आपका ब्रेड बनता है ये आपका फर्मेंटेट करके बनता है ना। आपने मैदा लिया, मैदे में आप बेकिंग सोडा डालते हो, बेकिंग सोडा डालने के बाद में ही तो आपके ये निकल के आते हैं ना। लेकिन आप फर्मेंटेड फूड को एक चीज रहती है, आप ज्यादा टाइम तक इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके हैं। अगर आप इसे ज्यादा टाइम तक और छोड़ दोगे ना, तो जो बैक्टीरिया हैं वो इतने ज्यादा डेवलप हो जाएंगे कि आपके फूड को खराब कर देंगे, आपके खाने के लिए नहीं रहेगा। तो तभी आपने देखा होगा ना कि ब्रेड हो गए, उनकी सेल्फ लाइफ सिर्फ कुछ दिनों तक होती है ना, 3 to 5 days तक सेल्फ लाइफ होती है उनकी, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। देखा है ना आपने, आप ज्यादा दिनों तक यूज नहीं कर पाओगे उसको। इन दी सेम वे अगर आपके पास इडली बैटर है, अगर आपने इसको प्रॉपर फ्रीज करके रखा हुआ है तब तो ठीक है, फ्रीज करके भी ये ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 दिन तक चलेगा, उसके बाद में ये खराब होने लग जाएगा, आपको इसमें एक अलग सी स्मेल आने लग जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका जो फूड था उसमें जो फर्मेंटेशन आई है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की वजह से आई है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उनकी वजह से आई है। लेकिन वही कीटाणु जब, अभी तक तो हमारे पास में सिर्फ थोड़े थे सूक्ष्म जीव, लेकिन जैसे ये ज्यादा समय हो जाएगा तो ये कीटाणु बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा फूड तो इतना था, लेकिन फूड से ज्यादा जब कीटाणु हो जाएंगे तो क्या है, वो हमला कर देंगे, हमारा फूड ही नहीं नजर आएगा। तो उस कंडीशन में हमारा फूड है वो खराब हो जाता है, समझे। एक वो तो हमारा था केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में हम क्या है माइक्रोस्कोपिक के थ्रू टेस्ट करते हैं। ये चीज आप टेस्ट करोगे ना, आप इसको नॉर्मली देखोगे तो आपको नहीं नजर आएगी। ये आपने देखा, मैंने जैसे कि ये टेस्ट किया है, ये मेरे पास में माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से जब मैंने इसको देखा ना, तो ये मुझे कुछ इस तरीके का नजर आया। अब ये मैं जर्नली इसको, मैं आप लोग खुद देखो, आप जर्नली इसको देख रहे हो तो क्या आपको ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा होगा। लेकिन वहीं जब मैंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो मुझे ये स्ट्रक्चर नजर आया। माइक्रोस्कोप से टेस्ट किस किसने किया अपने कॉलेज में बताओ। होती है ना माइक्रोस्कोप के लिए एक स्लाइड होती है पतली सी, है ना, और ये पूरा आपका माइक्रोस्कोप होता है, यहाँ पे एक छोटा सा होता है, तो ये कांच लगा होता है, जैसे आप ऊपर से इस तरीके से देखते हो और इस कांच के नीचे अपनी ये स्लाइड रखते हो, है ना, तब जाके आपको ये दिखाई देता है ना। फिर होता है आपके फिजिकल मेथड के द्वारा भी हम लोग टेस्ट करते हैं। वो किस तरीके से टेस्ट करते हैं, एक तो वेट, जो कि आप वेइंग मशीन का यूज करते हो जिसके लिए कि आपके फूड का वेट कितना है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके द्वारा यूज की जाती है, मेजरिंग कप के द्वारा। सपोज करो कि मुझे केक बनाना है, तो केक के लिए मुझे 1 कप व्हीट फ्लोर, रिफाइंड फ्लोर चाहिए, यानी कि मैदा चाहिए। तो उसके लिए मुझे मेजर करना है ना, कितना अमाउंट चाहिए मुझे, उसके लिए मैं इससे करूंगी। अब आप क्या कहते हैं, आटे को आप इस पे तो नहीं रखोगे ना, वेइंग मशीन पे तो नहीं रखोगे ना, लेकिन हाँ आप किसी पॉलिथिन में रख के या फिर इस कप पे रख के तब जाके आप इसका वेट ले सकते हो,
राइट, डायरेक्टली नहीं ले सकते हो। और साथ ही साथ हम लोग मेजरिंग स्पून को भी से भी मेजर करते हैं कि हमें नमक डालना है, कितना डालना है, बेकिंग सोडा कितना डालना है। जिसके लिए आपकी जो टेबल होती है, दो तरीके की यूज होती है। जो छोटी वाली है इसको टी स्पून कहा जाता है, टी स्पून। कोई मुझे बताएगा कितने ग्राम की होती है टी स्पून आपकी? ये होती है 5 ग्राम की, ठीक है। और टेबल स्पून होती है जो कि आपकी बड़ी होती है, 1 चम्मच आपकी 15 ग्राम के बराबर होती है, ठीक है, 15 ग्राम के बराबर होती है। और थर्मोमीटर होता है जो कि आपके टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज किया जाता है फूड के। जी बिल्कुल अनु जी, 5 ग्राम और 15 ग्राम आपकी टी स्पून और टेबल स्पून होती है। एक होता है आपका फेंटोमीटर। देखो ये नाम याद कर लेना, जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली इन जगहों से बनते हैं, ये याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आया है कि फ्रेंटोमीटर क्या है, वो किस चीज के लिए यूज होता है। तो फ्रेंटोमीटर आपका जो यूज होता है ना, ये आपका टेंडरनेस यूज करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो आपका जो भी फूड है ना वो कितना कोमल है, उसकी कोमलता को टेस्ट करने के लिए फेंटोमीटर का यूज किया जाता है। जो कि बेसिकली आप क्या मेजर करते हो इससे? मीट, ठीक है। ये कहीं अपनी कॉपी पे लिख लेना कि फेंटोमीटर है, ये कोमलता टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जिससे जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो हम लोग मीट कितनी कोमल है, कितनी कोमल नहीं है, जितनी कोमल होगी यानी कि वो उतनी ही फ्रेश होगी, और जितनी टाइट होगी उतनी ही वो फ्रेश नहीं होगी, ठीक है। तो फेंटोमीटर आपका सॉफ्टनेस टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। जिसमें फ्रेंटोमीटर में बेसिकली होता क्या है, एक प्लगर होता है और एक निडल लगी होती है, ठीक है, जिसकी सहायता से, जैसे कि सपोज करो ये मेरे पास में, और यार पता नहीं मीट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं बस बना दे रही हूँ। ये मेरे पास में मीट है और ये मेरे पास में फ्रेंटोमीटर है, इसमें ये निडल लगी हुई है। तो मैं इसको अंदर डालूंगी, अगर ये इजीली जा रही है अंदर तो यानी कि ये सॉफ्ट और इजीली नहीं जा रही है, इट मीन्स ये हार्ड है। तो फ्रेंटोमीटर हमारा सॉफ्टनेस टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे कि सॉफ्टनेस अगर हम लोग देखें तो मीट हो गया या जेल हो गया, जेल हमारा कितना सॉफ्ट है नहीं है ये चेक करने के लिए, जिसमें क्या है एक निडल लगी होती है, ठीक है। ये है ना आपका फ्रेंटोमीटर, ये है, इस तरीके से समझ लो। जैसे कि सपोज करो, जरूरी नहीं है मीट, जैसे कि मेरे पास ये एप्पल है, तो मुझे एप्पल को चेक करना है कि ये कितना सॉफ्ट और कितना सॉफ्ट नहीं है। तो यहाँ पे ना ये निडल है, ये जो अंदर घुसी हुई है ना, ये निडल है ये, ठीक है। ये निडल जितना अंदर जाएगी इट मीन्स ये उतना ही सॉफ्ट है, और जितना ऊपर रह जाएगी इसका मतलब ये उतना ही हार्ड है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये कुछ मशीन्स लगी होती है जिसके बेसिस पे दो निडल होती हैं, इसमें घड़ी की सुई की तरह दो सुइयां होती हैं। एक सुई आपको ये इंडिकेट करती है कि ज्यादा से ज्यादा ये कितना हार्ड हो सकता है, और एक सुई ये इंडिकेट करती है कि एक तो ये होता है कि ये सिर्फ इतना हार्ड है, ये इतना सॉफ्ट है, और एक ये हो सकता है कि इतना और हार्ड हो सकता है। एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, ये दो क्वांटिटी आपको बताता है, ठीक है। इस तरीके का ये फेंटोमीटर होता है। ये इमेज भी अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि भाई पता नहीं कि क्या पता वो इमेज ही आपके सामने डाल दे और पूछ लें कि ये कौन सा इक्विपमेंट है, ठीक है। और एक होता है ब्रेवेंडर फेरिनोग्राफर। ये ब्रेवेंडर फेरिनोग्राफर क्या होता है, इसको बेसिकली ना जो हमारा व्हीट डो होता है ना, जो हम लोग आटा गूंदते हैं ना, उस आटे गूंदने को जब हम लोग ब्रेड वगैरह बनाते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। यानी कि हमारे पास गूंदा हुआ जो आटा था, उस डो से जो हमारा ब्रेड बनेगा उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग फरीनोग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम क्या है, टेस्ट इज मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज फॉर फ्लोर क्वालिटी, जहाँ पे हम क्या है आटे की गुणवत्ता को चेक करते हैं। देखो व्हीट का अगर आ जाए तो फरीनोग्राफर है,
लेकिन सॉफ्टनेस की अगर हमारी कहीं बात आ जाए, जैसे कि हमें फ्रूट की सॉफ्टनेस देखनी है, मीट की सॉफ्टनेस देखनी है, टेंडरनेस जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए हमारा पेंटोमीटर यूज होता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या है कि देखो, टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक डो, जहाँ पे ये फरीनोग्राफ क्या करता है, हमें बताता है कि अगर हमें आटा गूंदने के लिए हमें कितना पानी की आवश्यकता होगी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसमें मिक्स किए जाएंगे। ठीक है, और फ्लोर है वो एक सार हुआ है या नहीं हुआ है, चिकना हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं कि खुदरा रह गया है, अच्छे से वो मिक्स नहीं हुआ है, और कहीं ओवर मिक्सिंग तो नहीं हो गई है। ये सभी चीजें आपकी फरीनोग्राफ से टेस्ट की जाती हैं। ठीक है, इसकी अगर इमेज हो तो मैं दिखाऊं, इमेज नहीं है इसकी। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या रहते हैं कि ये आजकल तो ना देखो मिक्सी आ रही है काफी सारी, तो उन मिक्सी में ना रहता है आटा गूंदने के लिए अलग से होता है, तो वहां पे आपको पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है, पहले फ्लोर लेते हो फिर पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते हो, तब जाके वो आटा गूंदता है ना। तो इसमें इसके डिसएडवांटेज क्या रहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक्सपेंसिव होता है, और इसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये किस मिक्सी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाओगे, और कई बार क्या हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट ही अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप टेस्ट को इवेलुएट नहीं कर सकते हो, जो एक अलग टेस्ट आप लोग हाथ से करते हो, है ना, नहीं इसकी नंबरिंग नहीं होती है। ठीक है, इसकी आप नंबरिंग करना चाहो तो कर सकते हो, बट एज सच कंपलसरी नहीं है, आप नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे भी आप कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि जो ऑब्जेक्टिव वाला होता है ना, वो दोनों ही आपके आते हैं इसके अंदर, एक सेंसरी भी आता है और एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंपलसरी है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सेंसेस भी अपने यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बट सब्जेक्टिव में क्या होता है, वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है, वहां सिर्फ और सिर्फ आप अपने सेंसेस का ही यूज करते हो। बट ऑब्जेक्टिव में आप सेंसेस और इंस्ट्रूमेंट दोनों को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये टाइम कंज्यूम होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो मैं यहाँ ये चीज बता रही थी कि जैसे अगर आप हाथ से आटा गूंदते हो तो उसका टेस्ट एक अलग होता है, वहीं आप मशीन से आटा गूंदते हो तो उसका टेस्ट अलग होता है ना। जो हाथ से आटा गूंदा होगा उसकी रोटियों का टेस्ट अलग आएगा, और जो मशीन से आटा गूंदा होगा उसकी रोटियों का टेस्ट अलग आएगा। ठीक है, वो चीज यहाँ पे आपकी चेक की जाती है। तो ये थी आज आपकी क्लास, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हेलो रेशु जी, आज तो आप काफी लेट हो गए, क्लास ओवर होने को आ गई है। तो भाई अपने फ्रेंड्स तक ये शेयर कर दो, ताकि वो भी अपने दिसंबर वाले बैच के लिए एनरोल कर लें, वो भी उनका भी क्लियर हो जाए यार। मैं आपको इसके अमाउंट बता चुकी हूँ, 1999 आपके दोनों पेपर, फर्स्ट और सेकंड पेपर की अमाउंट है, लेकिन दोनों पेपर आप परचेज करोगे तो 2999 में है। ठीक है, और एक चीज बताओ मुझे, वो सैटरडे वाली मीटिंग ज्वाइन की थी आप लोगों ने? अच्छा, क्लास बहुत जल्दी खत्म हो गई। कोई बात नहीं, चलो आई होप कि आपका ऐसे ही पढ़ने में मन लगा रहे यार, आपका प्यार है बस जो मुझे पढ़ाने पे मोटिवेट करता रहता है। मुझे भी नहीं पता चला आज टाइम, बट थिंग इज दैट कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी ने भी ज्वाइन नहीं की थी वो मीटिंग? अरे यार क्यों तुम अब मेरा नाम दबोते हो, वरना तुम चाहते नहीं हो कि आपकी मैम भी आपके साथ साथ आगे बढ़े, आपकी मैम को भी कोई पहचाने, क्यों, यही बात है क्या? अच्छा, हम अच्छे से तो पढ़ाते हैं, पर वही ये क्या फायदा, आप मेरे सामने तारीफ कर देते हो और कोई आपसे पूछता है तो फिर आप कह देते हो कि मैम तो बहुत बेकार पढ़ाती हैं। यही बात है ना। अब ये भाई आपके हाथ में है, तो मुझे लोग कैसे जानेंगे, आपके थ्रू ही मुझे जानेंगे। तो अपने फ्रेंड से ये शेयर कर दो,
ठीक है। और कुछ भी रहा करे तो उसमें पार्टिसिपेट किया करो, और यार मस्त चिल रहा करो, एकदम बिंदास। जब आपकी मैम एकदम मस्त रहती है तो आप भी मस्त रहा करो ना। अपने माइंड पे देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, पढ़ाई करो पर मस्ती के साथ करो। अपने दिमाग पे एकदम बर्डन मत ले आना यार, पढ़ना ही पढ़ना है, घर का काम करना है, ये करना है, वो करना है ना। अरे मजाक कर रही थी मैं, वो वाली बात। ठीक है, मस्ती से पढ़ो। और जो नहीं समझ में आया यार, पूछो, खूब पूछो, एकदम चिल होके रहा करो, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात कर लेते हो ना, उस तरीके से मुझसे बात करते रहा करो। ठीक है, कुछ भी आप शेयर कर सकते हो। इवन अगर आपकी कोई मेंटल इश्यू भी है ना, आपको कुछ प्रॉब्लम भी है, तो वो प्रॉब्लम भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो। आई होप अगर सॉल्व कर पाई तो डेफिनेटली सॉल्व करूंगी, सॉल्व नहीं कर पाई तो यार सुन तो मैं लूंगी ही आपको। चलो यही एक होना चाहिए। ठीक है, और साथ के साथ प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने पीवाईक्यू लगाते रहो, जिसके लिए मैं आपको ना एक ऐप सजेस्ट कर देती हूँ। आप ना यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहां पे आपको दिखेगा नेशनल टेस्ट अभ्यास करके होगा, या फिर अभ्यास करके कुछ होगा, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, नेशनल टेस्ट अभ्यास करके होगा। तो आप इस ऐप को ना डाउनलोड कर लेना। तो इस ऐप से ना आप अपने थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की। ठीक है, आपको पता रहेगा, यहाँ पे ना ये आपको बता भी देता है कि क्या चीज है। नीचे इसमें ना एक तरीके से कॉन्सेप्ट भी लिखा था। अदरवाइज बाकी के मॉक टेस्ट आपके एप्लीकेशन पे भी रहते हैं, आप उन मॉक टेस्ट को भी लगा सकते हो। ठीक है, जो आपके ऐप पे जो दिए गए ना मॉक टेस्ट एमसीक्यू जो दिए गए हैं, उनको तो आपको लगाने ही लगाने हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये एप्लीकेशन का नाम और बता दिया, आप इस एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हो। ये ऐप ठीक है, ये इस ऐप से ना आपको एक तरीके से ना आपको यहाँ पे क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। नहीं नहीं, संडे को क्लास नहीं होती है। इस ऐप से ना आपको वहां पे टाइम चलता रहता है, तो ना आपको जिस तरीके से, एक तरीके से ना ये मॉक टेस्ट मान लो, जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलता है ना, सेम टाइम आपका यहाँ रहता है। क्वेश्चंस की भी 150 क्वेश्चंस रहते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को। बट वही है कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करना, क्वेश्चंस भी देखो तो अपने। ये नहीं है कि अगर ऐप ने आंसर ठीक बता दिया है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आंसर ये ऐप ने गलत दिया है, तो उसको देखो, सर्च करो, समझो, नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लो, ये चीज ठीक है। बट अब थोड़ा अपने आप को स्मार्ट रखो, अलर्ट रखो, और थोड़ी मेहनत तो देखो यार करनी पड़ेगी, है ना। आज का होमवर्क मैंने ऐसा कुछ दिया नहीं है, बट मैं वही बोल रही हूँ, आज का होमवर्क यही है कि आपको इस वाले ऐप पे अपना प्रैक्टिस सेट करना है, एमसीक्यू लगाने हैं, और जो आपके फिलअप फॉर्म ऐप पे भी जो आपके मॉक टेस्ट है ना, उन मॉक टेस्ट को करना है। और आज की क्लास रिवाइज करके आनी है बस, और कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। ये टाइमिंग है भाई, इस टाइमिंग को याद रख लेना। ठीक है, मंडे थर्सडे को हमारी ऐप पे होगी, और फ्राइडे सैटरडे हमारी यूट्यूब पे होगी। अब मैं ना एक चीज करूंगी आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही, कि हम लोग जो ऐप पे पढ़ते हैं ना, अब मैं यूट्यूब पे ना तुम्हारी एमसीक्यू की और प्रैक्टिस करा दिया करूंगी। ठीक है, जो यूट्यूब वाली क्लास हुआ करेगी ना, अगर जैसे कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो टॉपिक मैं दोबारा से यूट्यूब वाली क्लास पे करा दिया करूंगी। नहीं तो कोई टॉपिक आपकी साइड से नहीं रहा करेगा, तो मैं फिर एमसीक्यू करा दिया करूंगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग थ्योरी कवर कर लिया करेंगे, और यूट्यूब पे हम लोग एमसीक्यू कर लिया करेंगे। डन। बट साथ के साथ मेहनत आपको भी करनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत ना करो, प्लीज यार अब थोड़ा अवेयर हो जाओ, क्योंकि हमें दिसंबर वाले एग्जाम में जेआरएफ चाहिए, है ना। अपने जो तुम्हारे अंदर जो पेन है ना, उस पेन को जिंदा रखो, क्योंकि वही पेन है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर वो दर्द खत्म हो गया ना, याद करना कि आप किस तरीके से रोते रिजल्ट वाले दिन, है ना।
वो चीज़ भूलना मत। अगर वो चीज़ आपको याद रहेगी ना तो आपको वो मोटिवेट करेगी पढ़ाई करने के लिए। ओके, चलो गुड, वेरी गुड। बहुत सारी, हाँ, रिवीजन भी हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा है आपसे। हाँ तो देखो भाई यार, आपको थोड़ा टाइम मैनेज तो करना ही होगा। कितनी बहुत सारी का क्लास होती हैं। एक तो आपकी 3 क्लास होती है ना, एक है पेपर 1 की, एक दिन में 3 क्लास वो और एक क्लास मेरी, 4 क्लास ही तो हुई। आई नो यार, थोड़ा आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये सारी चीजें, बट थोड़ा अभी मेहनत कर लो, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्टी फेस कर लो, आगे चल के आप फिर इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। अगर आप इजी रास्ता चूज करोगे, मैंने ये कहीं पढ़ा था, इजी रास्ता चूज करोगे तो यहाँ तो आपको मजा आएगा, लेकिन आगे चल के आपके लिए डिफिकल्टी आएंगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट चूज कर लोगे तो आगे चल के आपके लिए इजी रास्ता आएगा। तो अब चॉइस इज योर्स, आपको कौन सा पाथ पकड़ना है, डिफिकल्ट वाला। और पता है, मैं तो यार डिफिकल्ट पकड़ती हूँ, पता है डिफिकल्ट में ना मजा आता है, क्योंकि ना वहां पे बहुत सारे एडवेंचर आते हैं कि ये फिर वो, जो प्रॉब्लम आती है ना उनको एंजॉय करना सीखो यार। प्रॉब्लम ही तो है, आपकी लाइफ में आनी थी, तो एंजॉय करो उनको। आप उनसे भागो मत, आप उनको एक्सेप्ट करना सीखो। देखो जितना अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे ना तो 50% प्रॉब्लम तो यार आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है ना। और अगर आप उससे भागते हो तो जो आपकी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो पता है प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, लेकिन अगर आप उससे भागते हो तो वो आपको बड़ी लगती है। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली वो छोटी हो जाती है। मौत तो होनी नहीं है यार तुम्हें, परेशानी तो है, परेशानी है, सॉल्यूशन भी होगा, सीखोगे भी, है ना। क्या होगा, गिर जाओगे लेकिन उठोगे यार, आगे बढ़ोगे, सीख ही लोगे, क्या होगा बस, है ना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, मस्ती से स्टडी करो यार, और मॉक टेस्ट लगा लेना, रिवीजन कर लेना। मिलते हैं कल, ओके, सेम टाइमिंग पे 10 AM पे हमारी क्लास होगी कल। कल हम लोग फूड सर्विस वाला पार्ट करेंगे, है ना। आपकी ये फर्स्ट यूनिट में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, थोड़ी लेंदी है, बट आई होप सेकेंड बाकी के जो यूनिट है ना वो हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, बस फर्स्ट यूनिट में ही, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें हैं जो आपको डिटेल में पढ़नी है। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, एंड थैंक यू, बिग थैंक्स टू यू, क्योंकि आज आपने एक डाउट पूछे मुझसे, तो ये मेरे लिए नहीं आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जितने डाउट पूछोगे उतना मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे इससे पता चल रहा है कि हाँ आप लोग स्टडी कर रहे हो। ठीक है, आपस में डिस्कशन किया करो और डाउट पूछा करो। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। चलो मिलते हैं, ओके डन। कल 10 AM, ध्यान रखना, भूलना मत कोई भी।